तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का पाठ 10। पाठ कितना है ये? 10 है, जिसका नाम है निम्मों की मौत पर। निम्मों की मौत पर। और इसके कवि का नाम है विजय कुमार। कवि का नाम क्या है जी? विजय कुमार, जिन्होंने लिखा है निम्मों की मौत पर। इनका चित्र आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। देखिए, ये जो पाठ है ना, निम्मों की मौत पर। निम्मो एक लड़की है जो 30 बरस की है। कितने बरस की है? और वो किसी व्यक्ति के यहाँ नौकर का काम करती है। शहर में नौकर का काम करती है, मतलब उसके घर का खाना पीना से लेकर पोछा लगाने से, मतलब घर का सारा काम। लेकिन वो जो व्यक्ति हैं, जो शहर वाले लोग हैं जिसके यहाँ वो काम करती है, वो उसकी कद्र नहीं करते हैं। उसको हमेशा डांटते हैं, गाली देते हैं, पीटते हैं। वो अपने माँ के पास अपने घर फोन लगाना चाहती है, अपना दुख कहना चाहती है, लेकिन वे लोग उसे फोन के पास जाने नहीं देते हैं। उसे टाइम से खाना नहीं देते हैं, जिसके चलते वो इतना ना कमजोर हो जाती है कि अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस कविता के माध्यम से कवि ये दिखाना चाहते हैं कि सबसे पहले एक व्यक्ति को किसी के यहां नौकर नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा समय आ भी गया, ऐसी स्थिति मजबूरी आ भी गई, तो एक नौकर रखने वाले व्यक्ति को, अपने घर में रखे नौकर को नौकर नहीं कहना चाहिए। उसको समय से खाना देना चाहिए, उसको परिवार का एक सदस्य समझना चाहिए। नहीं तो हर उस नौकर की हालत वही होगी जो निम्मो की हुई है। निम्मो इसमें क्या है? एक लड़की है जिसकी मृत्यु हो जाती है। किसके चलते? खाने के अभाव के चलते, पिटाई के चलते। आप लोग क्लास 10th में जब जाएंगे तो हिंदी में एक पाठ पढ़ेंगे, बहादुर। एक हिंदी में कहानी है बहादुर, बहुत ही अच्छी कहानी है। पढ़ेंगे आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट ईयर जब जाएंगे तो उसमें भी उसके साथ वही हाल होता है जो निम्मो के साथ होता है। लेकिन निम्मो तो मर जाती है, लेकिन बहादुर मरता नहीं है, बल्कि वो अपने मालिक का घर छोड़कर अपने घर भाग जाता है चुपचाप। लेकिन निम्मो भाग नहीं पाती है। कारण यह है कि निम्मो पढ़ी लिखी नहीं है। कारण यह है कि निम्मो दिमाग की उतनी तेज नहीं है, वो सीधा है, और उसके सीधापन का फायदा उस फैमिली वाले पूरा पूरा उठाते हैं। यही इस चैप्टर में दिखाया गया। समझ में आ गया बात इसमें क्या है? तो चलिए, सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इसे लिखा है, विजय कुमार जी ने, उनके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद कविता को पढ़ते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, विजय कुमार का जन्म 11 नवंबर 1948 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। आपको याद रखना होगा कि इनका जन्म कब हुआ था? 11 नवंबर 1948 में। कहां पे? मुंबई में। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग, ठीक है। उनकी शिक्षा दीक्षा मुंबई में हुई, पढ़ाई लिखाई भी कहां पर हुई? मुंबई में। उन्होंने एमए हिंदी में, किस विषय में एमए किया है? हिंदी में। एमए समझते हैं ना आप लोग? जैसे अभी 9th में, इसके बाद 10th में जाएंगे, फिर इंटर में जाएंगे, फिर बीए में जाएंगे, फिर क्या आता है? एमए। बीए के बाद तो उन्होंने हिंदी विषय से एमए किया था, और पीएचडी की डिग्री मुंबई विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। जो लोग एमए कर लेते हैं ना, वे लोग उसके बाद पढ़ते हैं तो पीएचडी करते हैं। क्या करते हैं? 2 साल का पीएचडी होता है। उनकी पहली कविता दोपहर 1969 ईस्वी में धर्म युग में छपी। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि विजय कुमार के द्वारा लिखी गई जो कविता है दोपहर, वो कब छपी थी? तो आप कहेंगे 1969 में। और किस में छपी थी? तो धर्म युग में। और पहला कविता संग्रह अदृश्य हो जाएंगी सूखी पत्तियां 1981 में प्रकाशित हुआ। 1986 ईस्वी में उनकी एक आलोचना की पुस्तक साठोत्तरी हिंदी कविता परिवर्तित दिशाएं प्रकाशित हुई। उन्होंने चर्चित लघु पत्रिका पहल के लिए समकालीन अफ्रीकी साहित्य और पाकिस्तानी शायर अफजल अहमद सैयद की कविताओं के विशेष अंकों का संयोजन किया। उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध, रंग भेद मतलब होता है ना, रंग के आधार पर भेदभाव। जैसे कि हमारा भारत देश है, यहाँ पे रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता है।
रंग मतलब होता है कोई गोरा है तो कोई सांवला है, 2 कलर है। तो भारत में इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। लेकिन आप साउथ अफ्रीका में जाएंगे ना, तो वहां पे सांवला और गोरा को लेके बड़ा मतलब लड़ाई चलता है। वहां पे गोरे अलग दल बना के बैठे हैं, सांवले अलग दल बना के बैठे हैं। हमारे देश में होता है भेदभाव जाति पर। किस पर होता है? जाति पर होता है, जो अन्य देशों में नहीं होता है। हम लोग हर काम ज्यादातर किस आधार पर करते हैं? अपने जाति के आधार पर। वोट देना है, हमारा जाति होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, चाहे वो कैसा भी हो। है कि नहीं है? आप लोग देखते होंगे, आपके घर चाहे अगल बगल सुनते होंगे कि फलानवा को वोट देना है। किस आधार पर हम लोग वोट देते हैं? जाति के आधार पर। लेकिन साउथ अफ्रीका में सांवले और गोरे 2 आधार पर सारा चीज होता है। वहां पे इस चीज की लड़ाई है। इसको कहते हैं रंग भेद। क्या कहते हैं? रंग भेद। रंग भेद के विरुद्ध लिखी गई अफ्रीकी कविताओं का अनुवाद अंधेरे में पानी की आवाज नाम से किया। उनकी काव्य कृतियां हैं अदृश्य हो जाएंगी सूखी पत्तियां। उन्होंने क्या क्या लिखा है? अदृश्य हो जाएंगी सूखी पत्तियां, चाहे जिस शकल से, और रात पाली। अब तक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके अनेक लेख, कविताएं और समीक्षाएं प्रकाशित हो चुके हैं। वे 1971 से 1975 तक नव भारत टाइम्स, जो कहाँ पे है? मुंबई में, उप संपादक रहे। मतलब ये भी पत्र में काम है, ये भी अखबार में काम किए हैं। उन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक मुंबई में हिंदी विभाग के प्रभारी के रूप में भी काम किया। मतलब इन्होंने बैंक में भी काम किया है। अखबार में तो काम किया ही है, किसमें काम किया है? बैंक में भी काम किया है। विजय कुमार की कविताओं को पढ़ते हुए इस बात का सुख होता है कि उनमें अपनी कविता के प्रति एक निर्मम तटस्थता है। ये कविताएं एक उत्कंठ, संवेदनशील और अंतर्मुखी कवि व्यक्तित्व की कविताएं हैं। विजय कुमार की कविताएं हमारे समय की उदासी, निराशा, तकलीफ और उन्हीं के बीच अभी भी बची हुई उम्मीद की कविताएं हैं। उनकी कविता शहर में जन्मे पले और शहर की सुकांत नियति से जुड़े व्यक्तित्व की कविता है, जो बाहर के सच को कुछ बनाए सूत्रों में नहीं बल्कि अपनी गहन आंतरिकता में पाता है। प्रस्तुत कविता निम्मो की मौत पर उनकी अद्यतन काव्य पुस्तक रात पाली से ली गई है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, रात पाली। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्मो की मौत पर यह पाठ कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या कहेंगे? रात पाली से लिया गया है। यह कविता निम्मो और उस जैसी घरेलू नौकरानी को लेकर लिखी गई है जिसका महानगरीय समाज में अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे लोगों की अचानक मृत्यु पर किसी तरह का प्रश्न नहीं किया जाता। मुंबई जैसे महानगर में भी कवि की दृष्टि समाज के अभावग्रस्त वंचित जन के प्रति एकाग्र दिखलाई पड़ती है। इससे कवि की मानवीय संवेदना का पता चलता है। मानवीय संवेदना मतलब होता है दुख। एक मनुष्य के अंदर दूसरे के दुख को देखकर अगर दुखी हो जाए तो ये संवेदना है। हम मनुष्य तभी हैं जब दूसरे को देखकर, दूसरे के दुख को देखकर अगर हम दुखी हो जाएं तो समझिए कि हम मनुष्य हैं। अगर दूसरे के दुख को देखकर हमें हंसी निकल जाए तो समझिए हम मनुष्य नहीं हैं, हमारे अंदर मानवता नहीं है। और ज्यादातर यही होता है। कोई साइकिल से जा रहा है, गिर गया तो हम लोग हंसने लगते हैं। हाँ जो गिर गया, हाँ थपड़ी मारे लगा सर। ई ना बुझाला कि आदमी के चोट लागल है, ई ना कि तनी ओकरा के उठा दियो ना, हंसे लगा सन। जो नइखे देखल करो खोद सही, हम देखना के गिरल बा, अरे छपाक से गिरल, कहता मुंह पर देखने के बोले। ऐसा होता है कि नहीं होता है? याद रखिए उस समय आप मानव नहीं हैं, आप दानव हैं। ऐसी सोच अगर आपके अंदर है, अगर कोई गिर गया उसके लिए अगर आपको तकलीफ होता है तो आप मनुष्य हैं, आपके अंदर मानवता है। क्योंकि दूसरे को दुख को देखकर दुखी मनुष्य ही हो सकता है, राक्षस तो नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग हर जगह राक्षस वाला प्रवृत्ति दिखाते हैं। यहीं पे कोई आए, गिर गया, मुंह फूट गया तो हम लोग हंसना शुरू कर देंगे। ये नहीं कि बेचारे के प्रति थोड़ा दुख प्रकट करें, जो हमें करना चाहिए। निम्मो की मौत पर ये जो पाठ है मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि इसमें क्या है। तो निम्मो एक लड़की है जिसकी बातें की जा रही है, जो 30 बरस की एक लड़की है। वह भीगी हुई चिड़िया की तरह फुरफुराती थी। आप चिड़िया को भी देखें, गौरैया औरैया,
उस पर आप देखिए, अगर पानी फेंक दीजिए, देखिए अपने पंख को बार बार झाड़ती है, खूब फुर झाड़ती है उसको, मतलब फ्रेश करना चाहती है। तो एक भीगी हुई चिड़िया की तरफ फुरफुराती थी। कहने का सेंस ये कि निम्मो जो थी ना, वो अपने घर में चारों तरफ, मतलब जिसके यहाँ काम करती थी, एकदम तेजी से काम करती थी। फुर मतलब कभी पोछा लगाना, कभी खाना बनाना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, सब काम तेजी से। हम जानते थे अंधेरे कोने में दुबक एक सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग वहीं चोरों की तरह खाती रही कई बरस। लेकिन सब चीज करने के बाद क्या मिलता था उसे? सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग। साग भी, वो भी कितना दिन पुराना? मैं सोचो बसना देता होगा, फिर भी चुपचाप एक कोने में बैठकर खा लेती थी। कल्पना कीजिए क्या स्थिति होती अगर आप उस जगह पे हो, कि आप किसी के यहाँ काम करते हैं और ताजा खाना वो लोग खाते हैं और आपको सारा चीज बासी भी नहीं, 3 दिन, बासी उसको कहते हैं जो 1 दिन का हो, यहाँ पे 3 दिन का है सड़ा हुआ खाना। सालों साल उसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को, टेलीफोन के पास उसका फटकना निषिद्ध था। मतलब कई साल हो गए थे अपनी माँ के पास उसे क्या लिखे हुए, ये लोग चिट्ठी भी ले लिखे, ओरिजिनल बात बोल दी थी, उसकी माँ बुला के लेके चली जाएगी। और फोन के पास तो जाना भी नहीं था, मतलब मना था कि नहीं जाना है तुमको। हमें मालूम था लानतों, गाली, लात, घूसों के बाद लेटी हुई ठंडे फर्श पर गए रात जब उसकी आंखें मुदती थी एक कंपन। यानी कि दिन भर काम करती थी, दिन भर गाली सुनती थी, लात घुसा खाती थी, और रात में जब वो जमीन पर सोती थी ठंडे फर्श पर, मतलब उसको बिछावन भी नहीं दिया गया था, इसी तरह फर्श पर सोती थी, तो जब रोती थी तो लगता था कि पूरी पृथ्वी कांप रही है, पूरी धरती पर पसर जाता था उसकी थमी हुई हिचकियां। आदमी जब बहुत दुखी होता है ना अंदर से, तो जब सांस लेता है तो देखने के लंबा सांस लेता है। अब भी कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा कि आप कभी रोए होंगे किसी कारणवश, तो आदमी कभी कभी सांस बहुत लंबा लेता है, हिचकी मतलब अजीब सी निकलती है। उसके पीहर तक चली आती थी हर रोज एक अनुपस्थित घाव, उसके शरीर के भीतर कहीं रहा होगा, और शायद कुछ अनकही प्रार्थनाएं नींद में। यानी जितना ना पिटाती थी, उसके शरीर के हर अंग पर घाव हो गया था, और वो सपने में भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे क्या कर लो, उठा लो, मैं ये जीवन जीना नहीं चाहती हूं। यह शरीर जो 30 बरस से इस दुनिया में था, कितने साल की हो गई है वो? 30 बरस। और 30 बरस उसे रहना था यहाँ, एक दिन रेत की दीवार की तरह गिरी वह सहसा। सहसा मतलब होता है अचानक। एक दिन रेत की दीवार की तरह गिर गई। रेत का दीवार समझते हैं? रेत मतलब बालू होता है। बालू का दीवार बनाइएगा तो अड़ेगा जी, कभी भस देगी, भुसुर के गिर जाएगा। उसके चले जाने में कोई रहस्य नहीं था, वो मर गई, लेकिन उसके मरने से किसी को कोई गम नहीं हुआ। इससे क्या दिखाया जा रहा है कि एक गरीब आदमी, एक काम करने वाले व्यक्ति के मरने जीने, उसके सुख दुख से इन अमीर लोगों पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये मानव नहीं, ये दानव है। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। चलिए इसके प्रश्न उत्तर को लिख लीजिए।